हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वेब कैशे फीचर ऑफ एनी वेब ब्राउज़र। यहाँ पे बात करिए कि ऐसी कौन सी एडवांटेज होती है जब हम वेब कैशे के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पे, जब हम वेब ब्राउज़र का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इट हेल्प द यूजर टू रिमेंबर वेब पेजेस कंटेंट। सेकंड दे रखा है, इट हेल्प टू डाउनलोड द सेम पेज फुली। थर्ड दे रखा है, द यूजर डज नॉट हैव टू डाउनलोड द वेब पेज अगेन। और फोर्थ दे रखा है, इट प्रोवाइड द अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। तो एज पर ऑप्शन हमारे पास कौन सा राइट आंसर बन जाएगा? यहाँ पे थर्ड हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्यों राइट आंसर बन जाएगा? क्या मेन मोटिव होता है? एक्चुअल में होता है, जैसे आप कोई भी वेब ब्राउज़र अपना ओपन करते हो, वेब ब्राउज़र मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वेब ब्राउज़र की एग्जांपल आप सभी को पता है। जैसे गूगल का आपका आ जाता है क्रोम, है ना, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपका आ जाता है एज। इससे पहले हम किसका यूज़ करते थे? इससे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते थे। तो ये सारे हमारे होते हैं, ये वेब ब्राउज़र होते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हो, जो आपकी वेबसाइट्स होती है उनके लिए क्या करते हो, या फिर कोई भी रिसोर्स है जो इंटरनेट के ऊपर है, आप उसके लिए क्या करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो। तो जो वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे सपोज़ कर लो आपने एक साइट ओपन कर ली, मान लेते हो साइट का नाम था www.compeducator.com। मान लेते हैं आपने एक वेबसाइट थी, मान लो कल को हमने कोई अपनी वेबसाइट बनाई, तो उसका हमने ये नाम रख दिया, डोमेन रख दिया। आप जब इस वेबसाइट के बारे में सर्च करते हो, तो ये वेबसाइट जब हमने बनाई होगी, सपोज़ कर लेते हैं, इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे हमने फ़ोटो लगाई होगी, मान लेते हैं कोई भी फ़ोटो होगी, तो यहाँ पे हमने इमेज लगाई होगी। यहाँ पे साथ में हमने हमारी जो वीडियोज़ होंगी थोड़ी बहुत, मान लेते हैं यहाँ पे हमने वो वीडियोज़ डाली होंगी। इसके अलावा जो भी कंटेंट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो होता है क्या, जब आपने क्या किया, आपने अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजी। सबसे पहले आप क्या करते हो, मैंने ये चीज़ सबसे पहले आपको भी समझाई है। ब्राउज़र क्या करता है, हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है, कहाँ पे भेजता है? वेब सर्वर के ऊपर। तो जो हमारी ये वाली वेबसाइट है, ये कहीं न कहीं क्या होगा, ये हमारा कोड कहीं सेव होगा, किसके ऊपर? वेब सर्वर के ऊपर। तो जो आपकी रिक्वेस्ट है, विद द हेल्प ऑफ, आप बाकी चीज़ें मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि डीएनएस में देखा जाता है, फिर डीएनएस से वो आईपी चेक करता है, आईपी से चेक होने के बाद फिर वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? वेब सर्वर के पास जाती है। फिर वेब सर्वर उस चीज़ को देखता है कि जिस चीज़ को आप ढूँढ रहे हो, जिस वेब पेज को आप ढूँढ रहे हो, हमारा वेब पेज कौन-सा है? ये वाला हमारे पास वेब पेज है ना? इस वेब पेज को आप ढूँढ रहे हो। इस वेब पेज के ऊपर जाता है और इस वेब पेज का जो भी कोड है, इस कोड को कहाँ भेज देता है? आपके कंप्यूटर के ऊपर भेज देता है। तो जैसे ही आपके कंप्यूटर के पास जाता है, यहाँ पे सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो होती है कि यूज़र को सबसे पहले क्या होता है, जो इसका एक रेप्लिका होता है या फिर इसका जो कोड होता है, उसको कॉपी करके कहाँ रख लिया जाता है? कैशे के अंदर रख लिया जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? वेब कैशे। एक क्या करते हैं, जो भी यहाँ से कोड आता है, इसकी को कॉपी कहाँ चली जाती है? वेब कैशे के अंदर चली जाती है। और वेब कैशे क्या होती है? वेब कैशे अगर आप बात कर लेते हो, वेब कैशे क्या होती है? एक ऐसी मेमोरी होती है, जो आपके कंप्यूटर से ही ली जाती है, या आपका मोबाइल है, चाहे आपका कंप्यूटर है, वहीं से हम थोड़ी-सी मेमोरी ले लेते हैं। ओके, ज़्यादा बड़ी मेमोरी नहीं होगी, थोड़ी-सी मेमोरी ले लेंगे। इस मेमोरी के अंदर हम क्या डाल देंगे? इस मेमोरी के अंदर हम ये वाला कोड डाल देंगे थोड़ा-सा। इस कोड की क्या-क्या चीज़ें डाल देंगे? मान लेते हैं इस फ़ो मतलब कोड के अंदर फ़ोटोज़ थी, वो हमने डाल दी इस मेमोरी के अंदर। इसके अंदर मान लेते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाती है, तो मान लेते हैं वीडियो हमने नहीं डाली। वीडियो के अलावा जो भी आपको कंटेंट दिख रहा है, अब कंटेंट कैसा है हमारा? टेक्स्ट का है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें थी, वो हमने क्या कहाँ पे डाल दी? हमने उसको कैशे मेमोरी के अंदर डाल दिया। अब कैशे मेमोरी का फ़ायदा क्या है, क्यों इसके अंदर डाला गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपने अपने यहाँ पे समझ लिया कि क्या हुआ, उसको वेब कैशे के अंदर एक उसकी कॉपी रख ली। सेकंड, यूज़र के साइड पे क्या दिखी, जो हमारी पास वेबसाइट थी, जो हमने बनाई थी, कि यहाँ पे फ़ोटो थी, यहाँ पे टेक्स्ट था और यहाँ पे जो वीडियो थी, वो यहाँ पे दिखी। इससे क्या हुआ, अब इसका बेनिफिट क्या है, फर्स्ट टाइम पे जो वेब पेज लोड होने के लिए मान लेते हैं 2 मिनट का टाइम ले रहा था, हमारी जो वेब पेज है वो काफ़ी हैवी था, तो वो 2 मिनट का टाइम ले रहा था। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम यूज़र अगर फिर से कल को अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेगा, फिर से वो हमारी साइट के बारे में चेक करेगा, www.compeducator.com। तो इस टाइम पे क्या होगा, जहाँ पे इसको 2 मिनट लग रहा था, अब वो साइट मान लेते हैं 5 सेकंड के अंदर ही खुल गई। वो साइट क्या हुई, 5 सेकंड के अंदर ही खुल गई। तो वो 5 सेकंड के अंदर ही क्यों खुली? क्योंकि जो ये डाटा, इस डाटा को जो ढूँढ रहा है यूज़र, वो डाटा इसने ऑलरेडी कहाँ पे किया है, अपनी कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। और ये एक चीज़ हमने पहले ही डिस्कस की है, कैशे मेमोरी हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। कैशे मेमोरी हम कहाँ यूज़ करते हैं, या फिर जो भी डाटा यूज़र बार-बार यूज़ करता है या फिर फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ करता है, उसको कहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है? कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जैसे मैंने इस साइट को विज़िट किया, इसका जो डाटा था उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया गया। नेक्स्ट टाइम जैसे यूज़र रिक्वेस्ट करता है,
सेम डाटा के लिए या फिर सेम वेब पेज के लिए, तो उस टाइम पे कैशे मेमोरी से ही वो डाटा उठकर कहाँ चला जाता है, उसको यूज़र को वहाँ पे दिख जाता है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो तो बाद में लोड हो जाती हैं, छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं। पर जो इंटरफ़ेस होता है, यूज़र को इंटरफ़ेस, पहले जहाँ पे देखने को उसको 2 मिनट का टाइम लग रहा था उसको, क्योंकि वो पूरा कोड डाउनलोड हो रहा था उसके ब्राउज़र के ऊपर, मतलब सर्वर से वो कोड आ रहा था धीरे-धीरे करके। पर इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे सर आधी चीज़ें तो हमारे पास ही हैं। आधी चीज़ें जैसे मतलब फ़ोटो भी मेरे पास स्टोर है मेरे कंप्यूटर के अंदर ही। मेरा जो टेक्स्ट था, जो यूज़र ने मतलब जो हमने टेक्स्ट बनाया था, वो भी आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव था। कहाँ पे सेव होगा वो? वेब कैशे के अंदर सेव होगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जहाँ पे आपको पहले 2 मिनट का टाइम लग रहा था, नेक्स्ट टाइम आपको उसी साइट को खोलने के लिए, सेम साइट को खोलने के लिए 5 सेकंड का वहाँ पे समय लगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका फ़ायदा क्या होता है वेब कैशे का, जब आप वेब ब्राउज़र के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हो, कि इसमें क्या है, द यूज़र डज़ नॉट हैव टू डाउनलोड द वेब पेज अगेन। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि इसको बार-बार कोड को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका मतलब एक बार आपने कॉपी रख ली उसकी कैशे के अंदर, नेक्स्ट टाइम जैसे आप ओपन करोगे तो वो काफ़ी फ़ास्टली ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसका कोड कहाँ होगा, वो कोड आपकी मेमोरी के ही अंदर होगा। सर्वर के ऊपर उसका कोड तो ऑल मतलब पड़ा ही होगा। पर जब आपने उसको एक बार लोड कर लिया, तो आपकी वेब कैशे के अंदर क्या होती है, उसके कोड की कॉपी सेव हो जाती है। ऑब्वियसली जब आपके पास कोड की कॉपी सेव है, तो आप उसको अपने एंड पे भी ओपन कर सकते हो। इसी वजह से कैशे मेमोरी होती है वो काफ़ी यूज़ की जाती है जब हम वेब ब्राउज़र के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। बाकी वेब और मतलब जो कैशे होती है और कहाँ पे यूज़ की जाती है, जैसे आप देखते हो कई बार आपने अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया होता है, फिर भी आपने कोई ना कोई चीज़ें अपनी ऐड टू कार्ट की होती हैं। जैसे आप अमेज़न पे मतलब एक तरीके से कोई परचेज़ करते हो चीज़ें, तो वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप उसको क्या कर लेते हो, ऐड टू कार्ट कर लेते हो, है ना? ऐड टू आप क्या कर देते हो, उसको कार्ट कर देते हो। तो जैसे आप ऐड टू कार्ट कर देते हो, फिर आपका मन बदल गया कि मुझे अभी नहीं लेना है, मुझे बाद में लेना है। पर आपने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया है। आपने फिर बाद में क्या, अपना वेब ब्राउज़र बंद कर दिया। पर नेक्स्ट टाइम जैसे आपने अपना वेब ब्राउज़र फिर से ओपन किया, उस टाइम पे जैसे आप अमेज़न की साइट पे फिर से गए, तब भी आपको वहाँ पे क्या दिखता है, ऐड टू कार्ट वो आइटम वहाँ पे आपको दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे क्या किया होता है, अमेज़न का जो वेब पेज होता है, उसका भी कैशे या फिर जो उसका वेब कैशे होता है, वो आपके कंप्यूटर के थ्रू क्या किया गया होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर सेव किया होता है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यूज़र की जो प्रेफ़रेंसेस थी, या तो हम प्रेफ़रेंसेस बोल देते हैं, या फिर यूज़र को कोई चीज़ पहले पसंद आई थी किसी वेबसाइट के अंदर, उसने उस चीज़ को वहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, एक टाइम के लिए सेव करके रखा हुआ है ना? नेक्स्ट टाइम जब यूज़र वहाँ पे देखे, यहाँ पे आपने लॉगिन नहीं किया, बस याद रखना यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया है। लॉगिन किया तब तो पता है, लॉगिन के टाइम पे तो वो सर्वर पे भी सेव रहता है कि यूज़र ने ये चीज़ सेव करके रखी है अकाउंट में। पर मान लेते हैं आपने लॉगिन ही नहीं किया है अपना अकाउंट, उस टाइम पे भी आपको वो फिर से दिख जाता है, तो वो दिखने की वजह कौन-सी होती है, आपकी वेब कैशे होती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, पर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि वेब कैशे क्यों होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो एज़ पर ऑप्शन आपका कौन-सा बन जाएगा, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो जाएँगी। बाकी अगर आपको इसको नोट करके लिखना होगा, तो आप इसको छोटा नोट कर लेना इसका। मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ वेब कैशे के बारे में, क्योंकि ना इसकी जो टर्म है वेब कैशे, और इसकी जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो आप इसको नोट कर लेना, वेब कैशे क्या होता है? बेसिकली ये स्टोर करता है, इसको आप कर लेना, स्टोर करता है किस चीज़ को? लोकल कॉपीज़। लोकल कॉपीज़ ऑफ फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड, हमेशा याद रखना है, क्योंकि कैशे मेमोरी क्या काम करती है, जो चीज़ हम बार-बार एक्सेस करते हैं ना, तो बस वही सेम है। बस वेब कैशे का मतलब क्या होगा, जो वेब ब्राउज़र की कैशे, मतलब वेब ब्राउज़र का डाटा स्टोर करेगा। नॉर्मली कैशे तो मैंने आपको बताया ही है, नॉर्मल कैशे भी यही काम करता है। जो यूज़र बार-बार डाटा यूज़ करता है, उसको भी कहाँ पे सेव कर लेता है, उसको भी बेसिकली कैशे मेमोरी स्टोर कर लेती है अपने अंदर। तो वेब कैशिंग क्या हुआ, स्टोर द लोकल कॉपी ऑफ फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड किस चीज़ को? वेब रिसोर्सेज़ को। देखिए वेब रिसोर्सेज़ में कुछ भी हो सकता है, आपका वेब पेज हो सकता है या फिर कोई फ़ोटो हो सकती है। तो अगर एग्ज़ाम्पल लिखना होगा रिसोर्स का, तो इसमें आपकी फ़ोटोज़ आ सकती हैं, इमेजेस आ सकती हैं। इमेजेस के अलावा आपकी कोई स्क्रिप्ट आ सकती हैं, है ना? स्क्रिप्ट जैसे मान लेते हैं जावास्क्रिप्ट की कोई कोड मतलब स्क्रिप्ट इन द सेंस कोड, जिसको नहीं पता लगेगा उसको कोड भी लिख सकता है, कि कोई भी जो कोड होता है वो यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा एचटीएमएल की जो फाइल्स होती हैं, है ना? ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर कर ली जाती हैं, वेब कैशे के द्वारा वो स्टोर कर ली जाती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर ही। तो इसके आगे आप लिखेंगे रिसोर्सेज़, रिसोर्सेज़ को आप, ये सारे रिसोर्सेज़ आ गए, है ना? इसको मैं अलग से बॉक्स कर देता हूँ आपके लिए। ये रिसोर्सेज़ आ गए। रिसोर्सेज़ कहाँ पे करेगा? ऑन योर हार्ड ड्राइव।
हार्ड ड्राइव बोलो या फिर जो भी आपकी मेमोरी, अगर कंप्यूटर है तो आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव बोल लो, एसएसडी बोल लो, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की अपनी इंटरनल मेमोरी, तो वो वहाँ पे स्टोर करेगा हार्ड ड्राइव। और फिर नेक्स्ट आपने ये लिखना है कि व्हेन यू रीविजिट, कि आपको, आप जब दोबारा से उसको विजिट करेंगे, ठीक है, रीविजिट अ साइट, फिर क्या हो जाएगा, जो आपका ब्राउज़र है, द ब्राउज़र लोड दीज फाइल्स फ्रॉम, कहाँ से लोड करेगा, मैंने क्या बोला, वो आपकी मेन पेज पे नहीं, मतलब सर्वर की तरफ नहीं जाएगा, सबसे पहले वो कहाँ पे देखेगा, आपकी मेमोरी के अंदर देखेगा। तो वही लिखा है कि ब्राउज़र लोड कर लेगा जो भी ये फाइल्स हैं जो आपने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हैं और उसकी कॉपी रखी है कैशे के अंदर। तो फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द लोकल कैशे। ओके, लोकल कैशे से वो क्या करेगा, उस चीज़ को डाउनलोड कर लेगा, किसके बिहाफ पे, रेदर देन वो उसको री डाउनलोड करेगा, री डाउनलोडिंग, है ना, कि बेसिकली उसको री डाउनलोड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आपकी लोकल जो कैशे मेमोरी है वहीं से कोड उठाएगा और आपको वो दिखा देगा। इससे क्या फ़ायदा होता, इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो इसको मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूँ। इससे क्या होता है, ड्रास्टिकली ये कर देता है इम्प्रूव, किस चीज़ को इम्प्रूव करता है, नोट कर लेंगे आप, पेज को जब लोड करना होता है उसकी स्पीड, तो पेज लोड स्पीड को ये क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। सेकंड इसका बेनिफिट होता है, ये हमारा जो इंटरनेट होता है ना उसको सेव करता है ना, इंटरनेट इन द सेंस, जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हो ना, आपको पता है आपको एक दिन में 1.5 जीबी इंटरनेट मिलता है। तो जैसे जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से आपका इंटरनेट ना कटता जाता है, थोड़ा थोड़ा कटता जाता है, फिर लास्ट में वो कितना बच जाता है, 0 GB बच जाता है। तो जब कैशे के अंदर आपकी कोई वेबसाइट है वो काफ़ी हैवी है, मान लेते हैं उस वेबसाइट को खोलने के लिए 1 MB आपकी बैंडविड्थ की मतलब ज़रूरत पड़ जा रही है, तो नेक्स्ट टाइम अगर हमने उसको कैशे में स्टोर कर लिया होगा, तो मान लेते हैं वो 256 केबी के थ्रू ही क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी वो ओपन हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है जब आप इसकी बात करते हो, मतलब वेब कैशिंग की जब आप बात करते हो। तो सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा, सर ये करता है हमें सेव करता है हमारा इंटरनेट बोलो, या फिर इसको मैं टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। इंटरनेट की बैंडविड्थ को क्या किया जाता है, यहाँ पे सेव किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं जो वेब कैशिंग के रिगार्ड मतलब इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको सभी को आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा अगर हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि सर वेब कैशिंग के क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको आप नोट कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कैशिंग के क्या क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है, जैसे मान लेते हैं कि आपने कैशिंग के अंदर तो डाटा स्टोर किया हुआ है, पर आप चाहते हो कि जो मेरा वेब पेज है वो फिर से सर्वर से रिक्वेस्ट करे, फिर सर्वर से नया कोड है वो मेरे पास आए। उसके लिए आप क्या कर देते हो, उसके लिए आप फ़ोर्सफुली वेब ब्राउज़र को क्या करते हो, बाईपास करने के लिए बोलते हो किसको, कैशे को, कि आप कैशे मेमोरी के अंदर जो मेरी वेबसाइट मैंने रखी है सेव करके, आप उसको मत देखो, आप उस वेबसाइट को मत देखो। आप क्या करो, ये मेरा आ गया वेब ब्राउज़र, एक सेकंड, मान लेते हैं आ गया आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कौन सा आ गया, क्रोम आ गया, सपोज़ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने एक कोई चीज़ मान लेते हैं, आपने क्या किया था, आपने एक वेबसाइट ओपन की थी, या फिर उस वेबसाइट का नाम था abc.html नाम था उस वेबसाइट का। आपने ये वेबसाइट क्या की थी, पहले लोड करके रखी थी, और ये कहाँ पे सेव, आपकी वेब कैशे के अंदर आपकी ये जो कोड है वो आपका वेब कैशे के अंदर सेव है। ओके, ये हम सपोज कर लेते हैं, ये आपका कोड कहाँ पे सेव है, वेब कैशे के अंदर सेव है, कौन सा, abc.html का। पर अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो क्रोम है वो मेरा वेब कैशे के पास ना जाए, वो सीधा सीधा कहाँ पे चला जाए, इसको इग्नोर करके जहाँ पे सर्वर है, जहाँ पे एक्चुअल में ये कोड पड़ा हुआ है, इस सर्वर के अंदर फाइल पड़ी होगी abc.html की, है ना, ये वाली फाइल पड़ी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को हटा दूँ, इस चीज़ को बाईपास कर दूँ, ठीक है, मुझे मतलब मेरा ब्राउज़र मतलब वेब कैशे के ऊपर ना जाए, वो कहाँ पे जाए, वो इसको बाईपास करके जहाँ से एक्चुअल में ये पेज आएगा वहाँ पे जाए, वहाँ से वो पेज मेरे सिस्टम के ऊपर आए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाईपास करना, है ना, समझ रहे हो ना, बाईपास करना, कि हम वेब कैशे पे नहीं गए, हम सीधा कहाँ पे गए, सर्वर पे गए। तो हमने वेब कैशे को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया इसको। तो इसके लिए हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, कौन सी, कंट्रोल प्लस F5 का।
और ये पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसी को ही समटाइम हम क्या बोल देते हैं, हार्ड रिफ्रेश भी बोल देते हैं। हार्ड रिफ्रेश भी हम बोल देते हैं। अगर आपको नोट करना होगा, कि आप छोटा नोट कर लेना कि एक बेसिकली शॉर्टकट कमांड होती है। इट इज़ अ शॉर्टकट कमांड। इट इज़ अ शॉर्टकट कमांड दैट फोर्सेस टू, ये क्या करती है, फोर्स करती है किसको, फोर्सेस टू वेब ब्राउज़र। किस चीज़ के लिए फोर्स करती है, टू बाईपास। किसको बाईपास करना सर, जो हमारे पास कैशे होती है, बाईपास द कैशे, है ना, कैशे बोलो या फिर वेब कैशे बोलो, जैसे आपको लिखना हो आप नोट कर सकते हो। बाईपास द कैशे एंड रीलोड द पेज, एंड द रीलोड द पेज कंप्लीटली। कंप्लीटली उस टाइम पे क्या बन जाएगा आपके राइट आंसर, उस टाइम पे कंट्रोल+F5 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप जैसे आपको नोट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के वे में बताता हूँ, अगर आपको वैसे नोट करना होगा तो वैसे नोट कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी ही लिखनी है तो आप थ्योरी के वे में भी लिख सकते हो, मतलब जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस वे में इसको नोट कर सकते हो। तो फिर हम इसके अलावा जो हमारे पास और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी एरिया के, तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सी टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होती है जहाँ पे वेब ब्राउज़र क्या करते हैं, जो भी डाउनलोड चीज़ें होती हैं, डाउनलोड मतलब आपकी फ़ोटोज़ होगी, आपकी वेब पेजेस होगी, उनको स्टोर करके रखती हैं। तो उस मेमोरी का नाम क्या होता है? तो उस मेमोरी का नाम क्या होगा? या तो कैशे मेमोरी होगी, या फिर ब्राउज़र कैशे, या फिर वेब कैशे। कुछ भी लिखा होगा तो उस टाइम पे वो उसका राइट आंसर होता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हो। बाकी अगर हम और बात कर लेते हैं इसके, मतलब इसके मिलते-जुलते जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर आप सिंपल मैं क्वेश्चन पुट करूँ आपसे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्लियरिंग कर रहे हो, मतलब क्लियरिंग ब्राउज़र कैशे। ब्राउज़र का जो कैशे होती है उसको आप क्लियर कर रहे हो। ये रिज़ॉल्व करता है, किस चीज़ को रिज़ॉल्व करता है? कौन से इश्यू को ये रिज़ॉल्व करता है? रिज़ॉल्व द इश्यू। देखिए ऐसे-ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया कि आप क्या कर रहे हो? ब्राउज़र के कैशे को क्या कर रहे हो? क्लियर कर रहे हो, हटा रहे हो, डिलीट कर रहे हो। तो उससे कौन-सी प्रॉब्लम होती है, कौन-सी प्रॉब्लम होती है जो फिक्स होती है या फिर रिज़ॉल्व होती है? तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या होता है, जब भी आप कैशे क्लियर कर देते हो तो इससे क्या होता है, वही जो मान लेते हैं पुराना जो कोड था जिसकी वजह से हमारा वेब पेज चल नहीं रहा था, उससे क्या होता है, जैसे ही पुराना वेब पेज मतलब पुराने कोड को हम अपनी मेमोरी से हटा देते हैं, तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, नई रिक्वेस्ट कहाँ भेजता है, वो सर्वर के ऊपर भेजता है, और सर्वर का जो नया कोड होगा वही हमारे कंप्यूटर के ऊपर आएगा, है ना? जहाँ पे मान लेते हैं हम एक वेबसाइट ओपन कर रहे थे और उस वेबसाइट को हमने पहले भी बार-बार विज़िट किया हुआ है, तो बार-बार वो कैशे से उठ के हमारे पास आ रहा था, पर मैं उसके ऊपर अगर कुछ चला रहा था, वो मेरे पास नहीं चल रहा था। तो उस टाइम पे हमें क्या सलाह दी जाती है कि आप अपनी ब्राउज़र की जो कैशे मेमोरी होती है, उसको आप डिलीट कर दो। तो डिलीट करने की वजह क्या होती है? वो वजह ये होती है, कल को जैसे आपको जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठेंगे, कोई ब्राउज़र के ऊपर काम कर रहे होंगे और आपके ब्राउज़र के ऊपर कोई कोड चल नहीं रहा होगा, तो वहाँ पे कोई भी टेक्नीशियन होगा, वो आपको सिंपली ये बोलेगा, मैम काइंडली या फिर सर काइंडली आप क्या करें, आपका जो कैशे है उसको आप क्लियर करें, है ना? तो कैशे कहाँ पे क्लियर करेंगे, बेसिकली आप सेटिंग में जाएँगे, सेटिंग में जाके आपको ऑप्शन मिल जाता है मतलब डिलीट डाटा करने का, तो डिलीट डाटा में एक डाटा आता है कैशे का। जैसे आप कैशे डिलीट करेंगे, उसके बाद जैसे आप वेब पेज रिफ्रेश करेंगे, तो जो पहले आपको दिक्कत आ रही होती है, वो वहाँ पे फिर क्या हो जाती है, रिज़ॉल्व हो जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सारी। तो ये मैंने आपको सिंपल एक क्वेश्चन पुट किया, जब आप ब्राउज़र का कैशे डिलीट करते हो, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? तो सर उससे फ़ायदा होता है कि जो हमारे पास वेब पेजेज़ होते हैं, वेब पेजेज़ डिस्प्लेइंग, जो हमें क्या दिखते हैं, आउटडेटेड और ब्रोकन फॉर्मेट, ब्रोकन फॉर्मेट। ओके, इससे क्या होता है, हमारी कौन सी दिक्कत खत्म हो जाती है, जहाँ पे हमारे जो वेब पेज है वो क्या है, आउटडेटेड है। आउटडेटेड होने का मतलब क्या है कि उनका जो कोड है वो अभी रन नहीं करता है, या फिर वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। उस चीज़ को, उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्राउज़र की कैशे मेमोरी को डिलीट करना पड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा एचटीटीपी का हेडर होता है जो वेब कैशिंग
मैकेनिज़्म को क्या करता है, बेसिकली एक तरीके से गवर्न करता है। तो वो भी हमारे पास कौन आता है, कैशे कंट्रोल आता है। तो छोटी-छोटी चीज़ यहाँ पर एग्ज़ाम रेलेवेंट बनती है, तो आपने ये नोट करनी है। बाकी कैशे से और क्या-क्या क्वेश्चन है जो अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे टीसीएस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके कैशे के, तो सिंपल-सिंपल क्वेश्चन पूछता है टीसीएस। जैसे आप बताएँगे कि जो आपके पास ब्राउज़र की कुकी होती है, वो कहाँ पे स्टोर की होती है, या फिर जो कुकीज़ होती हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी वेब ब्राउज़र में ना एक टर्म आती है, टर्म कौन-सी आती है? कुकी। तो कुकी किस चीज़ को स्टोर करती है? तो आपने बोलना है कि जो हमारे सर कुकीज़ होती है, तो कुकी एक ऐसी मेमोरी होती है, वो स्टोर करती है यूज़र का सेशन डाटा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें नहीं समझ आया, यूज़र सेशन डाटा क्या है? सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है, जैसे मान लेते हैं आप के यहाँ आप गए हो एसबीआई जो बैंकिंग है, एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग के साइट के ऊपर गए हो। वहाँ पे आपने क्या किया, आपने यूज़र आईडी अपना पासवर्ड डाला और आप कहाँ पे चले गए, अपने जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग है उस इंटरफ़ेस में चले गए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोड सेट किया होता है कि अगर यूज़र 2 मिनट या फिर 5 मिनट तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, मतलब ना किसी जगह पे क्लिक करता है, ना कुछ करता है, तो जो ये वेब पेज होगा वो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा, पहले आपने क्या किया, इसको लॉगिन किया हुआ है। पर अगर आप 2 या 5 मिनट के अंदर कोई भी काम नहीं करते, तो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा, यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। तो जो ये ऑटोमैटिकली लॉग आउट होता है, वो कैसे लगता है पता? वो विद द हेल्प ऑफ जो ब्राउज़र की कुकी स्टोर करने वाली कैपेबिलिटी होती है, उसकी हेल्प से इसको पता लगता है। इस ये क्योंकि ये क्या चीज़ स्टोर करता है कि जो यूज़र ने जो सेशन किया, मतलब यूज़र का जो टाइम है, उतने टाइम तक वो एक्टिव था कि नहीं? अगर एक्टिव नहीं था, तो ऑटोमैटिकली क्या कर दिया जाता है, यूज़र को लॉग आउट कर दिया जाता है। तो इसी टाइप का जो डाटा होता है, सेशन डाटा होता है कि यूज़र अभी डाटा या फिर जो पेज है उसको चला रहा है, उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, कुकी के अंदर स्टोर किया जाता है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम पूछा जाता है। और यही अगर इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, तो वही अमेज़न का एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको बताया था। आपने अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया है, पर आपने क्या किया है, एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है। तो जैसे आपने ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो वो भी किसका एग्ज़ाम्पल आ जाता है, वो भी इस टाइप का ही एग्ज़ाम्पल आ जाता है। उस टाइम पे भी क्या किया जाता है, जो यू यूज़र की मतलब एक तरीके से प्रेफ़रेंसेस होती हैं, वो वहाँ पे स्टोर की जाती हैं क्योंकि मेमोरी के अंदर। इसके अलावा और क्या जैसे पूछा जाता है, एक तो यूज़र का सेशन आ गया, इसके अलावा जो यूज़र को किस टाइप की प्रेफ़रेंसेस पसंद है। यूज़र प्रेफ़रेंसेस भी कहाँ पे स्टोर की जाती हैं, कुकी के अंदर वो स्टोर की जाती हैं। समझ आ गया? एक तो यूज़र का डाटा, मतलब यूज़र कितने टाइम के लिए उस पेज पे एक्टिव था। सेकंड, यूज़र को किस चीज़ की मतलब किस टाइप का डाटा पसंद है। जैसे अभी कोई बच्चे जो जेईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनने देखा होगा उनके यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम जेओआईटी की वीडियो दिखती हैं। कई बच्चे हैं जो म्यूज़िक सुनते हैं, तो उनको म्यूज़िक के ही रिकमेंडेशन आती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, यूज़र प्रेफ़रेंसेस होती हैं। वो कैसे लगती हैं पता? आप ही के ही कुकी की हेल्प से लगती हैं पता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी मैंने ये बता ही दिया कि वेब ब्राउज़र में हम कैशे को यूज़ क्यों करते हैं। इससे जो नेटवर्क बैंडविड्थ होती है या फिर जो लोड टाइम होता है वो कम होता है ना? वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। बाकी एक बार पूछा गया था कि गूगल क्रोम किसका एग्ज़ाम्पल है? तो वेब ब्राउज़र का एग्ज़ाम्पल है। अगर मैं वही बोलूँ ओपेरा किसका ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र है ना? ओपेरा एग्ज़ाम्पल है एंड वेब ब्राउज़र। इसके अलावा हमारे पास जो आ जाता है मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, वो भी वेब ब्राउज़र का एग्ज़ाम्पल है। क्या हम वेब ब्राउज़र पढ़ रहे हैं, तो एक टर्म आती है काफ़ी बार। कौन सी टर्म आती है? डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर को हम क्या बोल देते हैं? डोमेन नेम सर्वर बोल देते हैं। डोमेन नेम, केवल सिस्टम लिखा होता है, केवल सर्वर लिखा होता है। जो लिखा होगा आपने वहाँ पे उसको टिक कर देना है। तो डोमेन नेम सिस्टम काफ़ी बार प्रेफ़र किया जाता है, तो आपने डीएनएस ही उसको बोलना है। बाकी डीएनएस सिस्टम का ये क्या होता है, हमारे पास सर्वर होता है जिसको हम डीएनएस सर्वर बोलते हैं। डीएनएस सर्वर काम क्या करता है? ये काम करता है ट्रांसलेट करने का, बदलने का। किस चीज़ को? जो भी सर हमारे पास डोमेन नेम्स होती हैं, डोमेन नेम को बदल देता है किसमें? उसके आईपी एड्रेस में। किसमें होता है? आईपी एड्रेस में। अब डोमेन नेम क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं www.google.com, ये क्या बन गया मेरा? ये मेरा डोमेन नेम बन गया। अब जो ये डोमेन नेम है, ये पूरे इंटरनेट के ऊपर कहाँ जैसे मुझे ये वेब पेज देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा ये? कहीं न कहीं किसी न किसी सर्वर के ऊपर होगा। तो उस सर्वर का एड्रेस क्या है? उस सर्वर का एड्रेस हमें कौन देता है? डीएनएस सर्वर देता है। हमने क्या लिखा होता है हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर? हम सिंपल लिखते हैं कि हमें क्या दो? www.google.com हमें ढे ढूँढ के दो।
ये करता है डीएनएस अपनी डायरेक्टरी में देखता है, अपनी उसमें देखता है, डीएनएस सर्वर में देखता है कि जो ये पर्सन ढूँढ रहा है www.google.com, इसका आईपी एड्रेस कितना है। तो मान लेते हैं इसका आईपी एड्रेस था 172.1.1.1, तो ये हमें ये करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, 172.1.1.1। तो ये काम करता है बस डीएनएस सर्वर, कि जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके इक्विवेलेंट जो उसकी आईपी होती है, जहाँ पे वो आपको चीज़ मिलेगी, उसके ऊपर वो क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। बाकी फर्दर प्रोसेस तो आगे चलती है, ये रिक्वेस्ट आगे सर्वर पे जाती है, फिर सर्वर आपको रिस्पॉन्स बैक करता है। बाकी तो बैकएंड में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जहाँ पे आप ये लिखते हो www.google.com, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम यूआरएल बोल देते हैं। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम इसको बोल देते हैं। तो एक टर्म के साथ आगे कितनी 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 टर्म चली जाती हैं। अगर आपको अंडरस्टैंड है चीज़ें तब तो ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, पर अगर वो डेली पढ़ेंगे, डेली नोट्स बनाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे अपने नोट्स में, तो इन द एंड जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं उनसे उनका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं वैसे भी ट्राई करता हूँ कि जितना चीज़ें हैं वो उनको थ्योरी के वे में, रियल टाइम जो प्रैक्टिकल वे है उसमें कैसे वो यूज़ होती है, बाकी ग्राफिकली वो चीज़ कैसे होती है, वो सारी चीज़ें मैं बताने की ट्राई करता हूँ। क्योंकि जैसे आप समझ लेते हैं उसके बाद एक टाइम समझाना होता है, बाकी आपका माइंड इतना पावरफुल है वो ऑटोमेटिकली ही चीज़ों को एक तरीके से, जैसे मैंने बताया था ना, आप सभी के पास क्या होता है, आईक्यू होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कइयों ने उस चीज़ को अच्छे से समझा होता है, अंडरस्टैंड किया होता है, और कइयों को वो चीज़ें समझाई गई होती हैं अच्छे ढंग से, और कइयों को वो चीज़ें नहीं समझाई गई होती हैं। यहाँ पे फ़र्क पड़ता है बच्चों की नॉलेज में। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपसे यही प्रेफ़र करूँगा, अगर मैं कब क्वेश्चन जब भी आपसे पूछूँगा वेब ब्राउज़र का, तो आप ये सारे पॉइंट मुझे वहाँ पे कमेंट करके बताएँगे कि सर आपने हमें ये सारे पॉइंट्स थे वो वहाँ पे बताए थे। बाकी इसके अलावा तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने अलग-अलग एरर कोड्स पढ़े थे। जब हम वेब ब्राउज़र पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कुछ हमारे पास क्या होते हैं, एरर कोड्स होते हैं। एक एरर कोड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे एक पूछा जाता है 500, 500 को बोलते हैं हम इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर है कि सर्वर में अभी कोई दिक्कत है, उस टाइम पे आपको क्या दिखता है, आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर आप क्या कर रहे हो, किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या दिखता है यहाँ पे 500। तो 500 का मतलब क्या होता है कोड का, कि जिस सर्वर पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसमें कोई दिक्कत चल रही है अभी। इसके अलावा आपने एक और कोड के बारे में सुना होगा, आपको कई बार दिखता भी है, उस कोड का नाम होता है 4004। ठीक है, सॉरी 404। तो 4004 क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिस पेज को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो पेज है ही नहीं, वो जो एडमिन था उसने उसको डिलीट कर दिया है पेज को, है ना। जैसे आप किसी वेब पेज को ढूंढते हो, पर वो जैसे आप उस पे जाते हो तो आपको स्क्रीन पे आ जाता है 4004, सॉरी 404, है ना। जो इन मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है ना 4004, उसका बार बार मतलब मुंह में चढ़ जाता है ना एक बार, कि इंटेल का 4004 हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, और 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, उसकी वजह से 4004 निकल जाता है मुंह में, है ना। तो बस आपने ये याद रखना है कि 400 मतलब सॉरी 404 की आपके पास एरर कोड है। और ये क्या काम करता है, ये बताने का काम करता है कि जो चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, द रिक्वेस्टेड वेब पेज वाज नॉट फाउंड, वाज नॉट फाउंड। तो ये कौन बताता है हमें, 4004 हमें बताने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, नोट करके लिख सकते हो। बाकी देखो, एक हमने कैशे के बारे में पढ़ा है, तो क्योंकि आप विंडोज़ यूज़ करते हो और विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास विंडोज़, एक सेकंड, जब आप यूज़ करते हो किसका, विंडोज़ 10 का, विंडो 10 या फिर विंडो 11, इसमें आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका वेब ब्राउज़र कौन सा चलता है, एज चलता है। तो एज में जो आपकी कैशे मेमोरी स्टोर होती है, एज की जो आपकी कैशे मेमोरी होती है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेब कैशे मेमोरी। तो जो वेब कैशे मेमोरी होती है, तो इसका एक क्वेश्चन पूछा आता है कि जो एज है वो अपने ब्राउज़र की जो डाटा है या फिर जो उसका कैशे है वो कहाँ पे स्टोर करता है, कौन से फ़ोल्डर के अंदर वो वेब कैशे मेमोरी, कौन से फ़ोल्डर के अंदर वो स्टोर करता है, तो इस फ़ोल्डर का नाम पूछा जाता है। तो आपने बताना है कि सर हम जो हमारे पास एज होता है वो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, लोकल लोकल ऐप डाटा फ़ोल्डर होता है, उसका नाम होता है ऐप, और ये आता है डाटा। तो ऐप डाटा फ़ोल्डर के अंदर वो क्या करता है, ये नाम होता है उसका, ऐप डाटा, लोकल ऐप डाटा फ़ोल्डर। इसके अंदर वो क्या करता है, वेब कैशे जो भी होता है वो इसके अंदर वो स्टोर करता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि विंडोज़ 10 और 11 की काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन फ्यूचर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएँगे तो आपको पता होना चाहिए कि सर हमारा जो एज है ये वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र कोई ना कोई वेब कैche मेमोरी तो स्टोर करेगा। अगर वो एज है विंडोज़ 10 और 11 में जो यूज़ होता है, तो उसका जो फ़ोल्डर है जहाँ पे वो कैche मेमोरी स्टोर करता है, तो वो फ़ोल्डर आता है लोकल ऐप डाटा फ़ोल्डर। तो ये सारे पॉइंट आपने एक अच्छे मतलब कॉपी में अच्छे ढंग से नोट करके लिख लेने हैं। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमारे पास एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, वो कैशे का यूज़ किस लिए करता है? आप पढ़ते हैं जैसे हमारे पास अलग-अलग टाइप के सर्वर होते हैं, तो वैसे एक सर्वर आ जाता है आपके पास प्रॉक्सी सर्वर। उसका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉक्सी सर्वर का, प्रॉक्सी सर्वर, है ना? तो प्रॉक्सी सर्वर में एक पूछा आता है कि प्रॉक्सी सर्वर में जो आप कैशे यूज़ करते हो, तो उसको कैशे में यूज़ करने का मतलब क्या आता है? क्योंकि कैशे क्या करता है, जो वेब पेजेज़ होते हैं मल्टीपल यूज़र के, उसको यूटिलाइज़ करने का काम कौन करता है? प्रॉक्सी सर्वर काम वो करता है। तो आप इस नोट कर सकते हो कि सर जो प्रॉक्सी सर्वर होता है या फिर प्रॉक्सी सर्वर जो कैशे होता है, प्रॉक्सी सर्वर कैशे ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो आप इसको लिख सकते हो बेसिकली सर कैचिंग, किस चीज़ को कैचिंग करने के लिए? वेब पेजेस फॉर मल्टीपल यूजर्स ऑन अ नेटवर्क, मल्टीपल यूजर्स ऑन अ नेटवर्क। इसके लिए क्या किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर कैशे का यूज़ किस लिए करता है? बेसिकली कैच करने के लिए किस चीज़ को? वेब पेजेस को जो मल्टीपल यूज़र एक नेटवर्क के अंदर क्या करते हैं? यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। बाकी तो और काफ़ी चीज़ यहाँ आती है, अगर वैसे इसकी बात कर लेते हो तो इसके अलावा जैसे मैंने कुकी का आपको बताया ही था। तो अगर मैं मान लेते हैं जो आपने अपनी कुकीज़ वगैरह अगर डिलीट कर दी, तो जैसे आप डिलीट करोगे तो कुकीज़ में होता है क्या स्टोर? कुकीज़ के अंदर सर यूज़र की प्रेफ़रेंसेस या फिर यूज़र का सेशन होता है। तो जैसे आप कुकी डिलीट कर दोगे तो यूज़र का सेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो इसी का एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अगर आपके पास जब आप कुकी क्लियर कर देते हो, कुकीज़ को आप क्या कर देते हो? क्लियर कर देते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है? तो आपने बोलना है कि सर जो भी लॉग मतलब या फिर जो भी लॉगिन्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? लॉग आउट हो जाते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हो। बाकी तो इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें हो जाती हैं अगर हम बात कर लेते हैं। अगर ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हमारे पास एक ब्राउज़र था, फर्स्ट ग्राफ़िकल वेब ब्राउज़र। उसका नाम क्या था? अगर हम रिवीज़न भी कर लें थोड़ी बहुत, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताए थे छोटे-छोटे कि हमारे पास क्या था? फर्स्ट ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस का क्या था? वेब ब्राउज़र। उसका नाम मैंने आपको बताया था, उसका नाम क्या था? मोज़ैक। ठीक है, मोज़ैक उसका नाम था। स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लेना, बाकी मोज़ैक ही नाम था उसका। जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि फर्स्ट जीयूआई बेस्ड जो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस वेब ब्राउज़र क्या था, उसका नाम था मोज़ैक। बाकी एक और कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हमें बताएँ कि जो पॉपअप ब्लॉकर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? एक टर्म आती है किसकी? पॉपअप ब्लॉकर्स की। कि आप क्या कर रहे हो? पॉपअप को ब्लॉक कर रहे हो। पॉपअप होते क्या हैं? जैसे आप कोई अपना वेब पेज ओपन करते हैं, तो वहाँ पे दिखते हैं आपको छोटे-छोटे एक दिखते हैं कि आप इसके ऊपर क्लिक करो या फिर कुछ करो। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आप कहाँ पे चले जाते हो? किसी नए पेज के ऊपर चले जाते हो। तो वो पॉपअप्स होते हैं। या फिर जैसे आप उसे क्लिक भी नहीं करते, थोड़ा टाइम पेज पेज लोड होता है, आप कहीं और चले जाते हो। तो वो सारे क्या होते हैं? पॉपअप्स होते हैं। तो अगर उनको हम ब्लॉक करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉपअप ब्लॉकर का यूज़ करते हैं। तो पॉपअप ब्लॉकर क्या करते हैं? बेसिकली ये बेसिकली किस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं? तो इसको आप लिखोगे किसी तरह इट प्रिवेंट कि हमें मतलब ब्लॉक करने का काम करते हैं, फिर प्रिवेंट करने का काम करते हैं। किस चीज़ से? अनवांटेड एडवर्टाइज़मेंट विंडो, एडवर्टाइज़मेंट विंडो। जैसे आपको अलग-अलग एडवर्टाइज़मेंट आती हैं, अगर आपको उनको ब्लॉक करना होता है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? वेब ब्राउज़र के अंदर पॉपअप ब्लॉकर का आप यूज़ करते हो। सारी चीज़ें वही हैं जो एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछी जाती हैं। बाकी अगर ब्राउज़र की बात कर ही रहे हो तो एक टर्म आती है कैशे की, सॉरी कैप्चा की। कैशे तो हमने पढ़ लिया। एक टर्म आती है कैशे से मिलती-जुलती, उसको हम बोलते हैं कैप्चा कोड। ओके? चलो आपका होमवर्क रहेगा, कैप्चा कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? ये हमने पहले डिस्कस की हुई है, बस आपकी यहाँ पे रिवीजन है। तो कैप्चा कोड हम क्यों यूज़ करते हैं वेबसाइट के ऊपर? ताकि हम देख पाएँ कि जो हमारे वेबसाइट यूज़ कर रहा है, वो ह्यूमन है कि कोई बॉट है ना? ये किस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करता है? ह्यूमन और बॉट को, कि ह्यूमन है या फिर वो क्या है? एक बॉट है ना? बॉट बोल लो या फिर ऑटोमेटेड बॉट सबमिशन
हम जिसको बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारे पास वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ाया जाता है, ऑटोमेटिक बोट सबमिशन, है ना? कि एक्चुअल में वो कंप्यूटर है कि ह्यूमन है जो एक्चुअल में हमारी वेबसाइट यूज़ कर रहा है। उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? कैप्चा का सहारा लेते हैं। बाकी और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में कि एक डाउनलोड मैनेजर होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं ना वेब ब्राउज़र के ऊपर, तो एक टर्म आती है डाउनलोड मैनेजर। तो डाउनलोड मैनेजर क्या काम करता है? जैसे आप देखते हैं ना कोई भी मूवी वगैरह अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हो, तो वो कहाँ पे जाता है? आपके डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर जाता है। तब उसको उसी को हम क्या बोलते हैं? डाउनलोड मैनेजर। तो डाउनलोड मैनेजर क्या काम करेगा? सर उसका यही काम होता है कि जो फ़ाइल ट्रांसफ़र होके आती हैं सर्वर से, वो कहाँ पे स्टोर करनी है? लोकल क्लाइंट के ऊपर वो स्टोर करनी है। या फिर डाउनलोड मैनेजर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये वही काम करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, आपका ये कंप्यूटर आ गया, आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ, जो क्या काम करेगा? किसी चीज़ को डाउनलोड करने का काम करेगा। ओके, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? डाउनलोड मैनेजर। तो डाउनलोड मैनेजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा विद द हेल्प ऑफ एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्योंकि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या काम करता है? जिस फाइल की आपने रिक्वेस्ट देनी होती है वो भी भेजने का काम भी करता है, और अगर आपने उसको रिसीव करना है किसी फाइल को, तब भी आप एफटीपी का ही यूज़ करते हो, है ना? तो इसने क्या किया, जिस सर्वर, वैसे मान लेते हैं कोई मूवी थी सर्वर के ऊपर पड़ी थी, तो इस सर्वर की जो मूवी थी विद द हेल्प ऑफ एफटीपी आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने का काम कौन करता है? मतलब आप कौन से सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये काम करते हो? तो सर हमारे पास क्या होता है? डाउनलोड मैनेजर का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये कोई भी हो सकता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप टॉरेंट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसके लिए आप यू टॉरेंट का यूज़ करते हो काफ़ी ज़्यादा। तो डाउनलोड मैनेजर से आप ऐसे नोट कर सकते हो कि सर ये काम करता है बेसिकली फाइल्स ट्रांसफर्ड, फाइल को क्या करता है? ट्रांसफर करता है, कहाँ से? फ्रॉम, ये क्या है हमारे पास? सर ये हमारे पास सर्वर है, तो सर्वर से वो कहाँ पे लेके आता है? लोकल क्लाइंट के ऊपर लेके आ जाता है। सर्वर फ्रॉम, कहाँ से? सर्वर टू लोकल क्लाइंट। ओके, यहाँ पे बस मैंने ये चीज़ बोली है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो बाकी जो मैं चीज़ें यहाँ पे बोलता हूँ ना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप नोट कर लिया करो। बाकी ये जैसे हम पीएचपी पढ़ रहे हैं, तो मैंने एक टर्म आपको बताई है, रेंडरिंग करना। काफ़ी बार बच्चों को अब तो आइडिया होगा जो पीएचपी क्लासेस देख रहे हैं, उनको मैंने एक टर्म काफ़ी बार बताई हुई है, रेंडरिंग करना। तो रेंडरिंग करने का मतलब क्या होता है? जब एक वेब पेज समझा जाता है वेब ब्राउज़र के द्वारा, उसको हम बोलते हैं रेंडरिंग करना। ओके, या फिर सिंपली बोलूँ कि कोई भी आपके पास कोई भी कोड है, ठीक है? कोई भी कोड है जिसको क्या करता है वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्या देता है? उसकी आउटपुट देता है। आउटपुट कैसे देगा वो? वेब पेज की फॉर्मेट में आपको आउटपुट देगा। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेंडरिंग बोलते हैं, क्योंकि ये इसी से मिलते-जुलते आते हैं, इसी टर्म में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपने? नोट करके लिख लेनी है। बाकी और कुछ चीज़ें होंगी तो हम बाद में चेक कर लेंगे, पर आई होप इस क्वेश्चन के लिए ये सारी जो टर्म्स थी वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको सारी ही बता दी। बाकी कुछ रह गई होंगी मेरे माइंड में, बाद में आएँगी तो आपको मैं बाद में भी कन्वे कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीक्रेट की एन्क्रिप्शन इज़ बिकॉज़ द सेम की is used to encrypt a plain text into a ciphertext and decrypt that ciphertext back to the plain text। यहाँ पे बात की है कि सीक्रेट कुंजी एन्क्रिप्शन में होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में एन्क्रिप्ट करने और उस साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट करने के लिए एक कुंजी का उपयोग किया जाता है। उस की को हम क्या बोलते हैं? तो सर हम उसको सिमेट्रिक की बोलते हैं, क्योंकि मैंने क्या चीज़ बोली थी? मैंने आपको ये चीज़ एग्जांपल के थ्रू भी समझाई थी। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, हाई को कन्वर्ट कर दिया किसमें? आपने हाई को कन्वर्ट कर दिया, आपने बोला WX12, और आपको पता होगा कि जो आपने WX कन्वर्ट किया है, WX का मतलब एच होता है, और वैसे ही 12 जब आप लिखोगे तो इसका मतलब होगा आई, है ना? इस चीज़ को आपने क्या कर दिया? आपने ये बना दी एक की। ये आपने क्या बना दी? की बना दी कि WX का मतलब होगा एच और 12 का मतलब होगा आई। और आप क्या कर रहे हो? अपने कंप्यूटर से भेज रहे हो अपने दोस्त को। आपने क्या किया? आपने ये की आपके दोस्त को भी दे दी। एक तो आपके पास होगी ये की, जिसके थ्रू आप क्या करोगे? एचआई को कन्वर्ट कर दोगे WX और 12 में, और यही की कहाँ पे होगी? आपकी फ्रेंड के पास भी होगी, है ना? यही की क्या होगी? आपके फ्रेंड के पास भी होगी। जब आपने मैसेज भेजा, तो मैसेज आप कौन-सा भेजोगे? मैसेज आप ये वाला भेजोगे। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं साइफर टेक्स्ट। जो यहाँ पे लिखा है ना एस, साइफर टेक्स्ट।
साइफर टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है जिसको आपने इनक्रिप्ट कर दिया होता है। नॉर्मल तो हाई कोई भी पढ़ सकता है, पर साइफर टेक्स्ट पढ़ने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि की हेल्प से आप बता सकते हो कि डब्ल्यू का मतलब क्या है और 1 2 का मतलब क्या है। तो जैसे ये साइफर टेक्स्ट चला जाता है आपके फ्रेंड के पास, तो इसके पास भी ये ऐसे पहुँचता है WX और 1 2, पर इसको ये पता होता है कि WX का मतलब एच होता है, तो यहाँ पे वो एच कर देगा, और वर्ड 1 2 का मतलब कितना होता है? आई होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाई, यहाँ पर वहाँ पे आपके फ्रेंड को दिख जाएगा। इस चीज़ को ही क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोलते हैं हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एंड टू एंड हम एन्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। ये आप कहाँ पे देखते हो? डेली लाइफ में आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सएप जब आप नया-नया इंस्टॉल करते हो, तो वहाँ पे एक टर्म लिखी गई होती है वहाँ पे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो भी बात हो रही है, उसको सिर्फ़ आप और आपका फ्रेंड ही पढ़ सकता है, बाकी कोई पर्सन नहीं पढ़ सकता है। उनके बीच में मान लेते हैं उनके अलग जो सर्वर्स होते हैं, सर्वर के अलग जो बेसिकली जो सर्वर को हैंडल करते हैं पर्सन, वो भी आपकी कम्युनिकेशन को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो उनके सर्वर में आपका जो डाटा स्टोर होगा, वो भी ऐसे स्टोर होगा WX12 करके। तो उनको पता ही नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी सीक्रेट की है वो आपकी और आपके दोस्त के अलावा किसी और को पता नहीं होती है। इसी चीज़ को बोला जाता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इससे जो प्राइवेसी होती है वो बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे मैंने दोनों के लिए एक कॉमन की यूज़ की है। तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे? दोनों के लिए कॉमन की यूज़ की है। तो जो कॉमन की जब हम यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिक की बोल देते हैं। वही क्वेश्चन पूछा गया था। एक ऐसी सीक्रेट की होती है जो एन्क्रिप्शन में यूज़ की जाती है, क्योंकि जो सेम की होती है, मतलब वही की जो सेम की होती है, जो मेरे पास थी और जो मेरे फ्रेंड के पास थी, वो दोनों की क्या होंगी? सेम होंगी। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एन्क्रिप्ट भी कर सकते हैं और बाद में उसी चीज़ को डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ की जो इस टाइप की जो कीज़ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक की हम बोलते हैं। तो साइबर का क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर सकते हो। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन्क्रिप्शन क्या होता है? कौन-सी की हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे आपका बन जाएगा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो इससे मिलती-जुलती पूछी जाती हैं। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे प्लेन टेक्स्ट दे रखा है, तो प्लेन टेक्स्ट को हम क्या बोल देते हैं? ये हमारे पास अनएन्क्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। अनएन्क्रिप्टेड टेक्स्ट भी कई बार इसको बोल देते हैं, क्योंकि हमने इसको एन्क्रिप्ट किया ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनएन्क्रिप्टेड टेक्स्ट भी बोल देते हैं। और अनएन्क्रिप्टेड टेक्स्ट को से सम टाइम क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट बोल देते हैं। बाकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप एक टर्म यूज़ करते हो, कौन-सी? पब्लिक की, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो PKI, इसको लिख लेना PKI। इसके लिए हम कौन सी एन्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं? ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, SSC के द्वारा ही। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि सर TCS के बाद जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर रेलवे में पूछा गया था, तो चेक कर लेना इसको आप। पर ये क्वेश्चन था कि आपके पास एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, उसमें आप कौन सी की का यूज़ करते हो, या फिर कौन सी इंक्रिप्शन का आप यूज़ करते हो, ये वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको नोट करेंगे कि सर जब PKI की हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम सिमेट्री की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे हम एसिमेट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए, ठीक है, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक की या फिर असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का आप क्या करते हो? यूज़ करते हो। तो एक छोटे पॉइंट है, पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हो तो आप नोट कर सकते हो। बाकी अगर मैं सिंपली ये चीज़ आपको बोलूँ, आप क्या कर रहे हो? साइफ़र टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? आप प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। वही जो एग्ज़ाम्पल था WX12, WX12 का आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? HI, हाई में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जो ये कन्वर्जन का जो ये स्टेप होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको हम सर डिक्रिप्शन बोलते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, ईज़ी चीज़ है ना? डिक्रिप्ट कर रहे हो ना आप उस चीज़ को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन बोलते हैं। अब देखो, सिमेट्री की एन्क्रिप्शन के ना 2 एक ना एल्गोरिदम होते हैं, वो काफ़ी पूछे जाते हैं, इनको आप अलग से नोट कर लेना। जब आप सिमेट्री की लिखोगे, सिमेट्री की होती क्या है? मतलब आपकी और आपके फ्रेंड के पास एक ही कॉमन की होगी। तो जो कॉमन की होती है, उसको चलाने के लिए हम अलग-अलग एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं। तो उसी में एल्गोरिदम में क्या होती हैं, 2 कीज़ या फिर जो एग्ज़ाम्पल है पूछे जाते हैं, उनको आप नोट कर लेना। एक आती है DES और दूसरा आता है आपके पास AES। ओके, ये दोनों काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कि अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि DES और AES इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ, तब आप बोलेंगे वो दोनों हमारे सिमेट्रिक के एग्ज़ाम्पल हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज़ कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। इसका राइट आंसर फर्स्ट ही आपका, ओके, इस क्वेश्चन का। पर सिमेट्रिक की के ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DES और AES इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सिमेट्रिक की। ओके, बाकी तो
इसके अलावा तो काफ़ी सारा हो जाते हैं, जैसे एसिमेट्रिक मैंने आपको अभी बताया, है ना? जैसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में एसिमेट्रिक आप यूज़ करते हो। इसके लिए जो आप एल्गोरिथम यूज़ करते हो उसको बोला जाता है बेसिकली आरएसए एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है? आरएसए इसके अलावा इसका पूरा नाम भी होता है, 256 होता है कि ऐसा नाम होता है, पर आरएसए अपने याद रखना है। आरएसए मेन टर्म है जो एग्ज़ाम पूछी जाती है। तो आरएसए इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक की या फिर एसिमेट्रिक एल्गोरिथम का। बाकी हाँ, इसमें अलग एक टर्म आती हैं, जैसे सीआईए एक टर्म आती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, है ना? ये मैंने आपको बताई थी, सीआईए एक टर्म आती है। फिर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एईएस है उसका फुल फॉर्म क्या होती है? जो यहाँ पे यूज़ की जाती है एईएस, है ना? तो एईएस को हम क्या बोलते हैं? एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड बोलते हैं। एडवांस, ई से आ जाता है हमारे पास एन्क्रिप्शन और एस से आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड। ओके, ये सारी चीज़ें ना कहीं एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इनको नोट कर सकते हो और आपने वैसे ही नोट करनी है अच्छे ढंग से बॉक्स की फॉर्म में, ताकि इन फ्यूचर जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे याद रहे। ओके, बाकी के बच्चों ने फिर डीईएस की फुल फॉर्म बताई नहीं, तो डीएस का मतलब होता है डाटा, और ईएस से तो वही बन जाएगा एन्क्रिप्शन, और एस से क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड आपका बन जाएगा। इंपॉर्टेंट डाटा आ गया और ए से आ गया एडवांस। बस ये चीज़ें होती है, छोटी चीज़ें जो आपने याद करनी होती हैं, है ना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो बनती हैं। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद आएगी तो आपको वहाँ पे मैं कन्वे कर दूँगा, पर अभी के लिए चलो इतना ही नोट कर लो आप यहाँ पे। इसका क्या बन जाएगा आपके पास? फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। बाकी चलो, बाकी तो यहाँ पे रहने दो। इसके अलावा तो और भी वैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स जो अटैक होता है, उसमें अटेम्प्ट मतलब गेस किया जाता है आपका पासवर्ड को, है ना? तो उस टाइम भी हम किसका यूज़ करते हैं? एन्क्रिप्शन की या फिर पासवर्ड का हम यूज़ करते हैं। बाकी की डिस्ट्रीब्यूशन का भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाता है, तो बाकी सारी चीज़ें रहने दो, है ना? अभी के लिए आप इतना ही रखो इसमें, तो आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। एक टर्म आती है वाई-फाई की, तो वाई-फाई में आपका एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है एईएस, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। और वाई-फाई में कहाँ पे एईएस यूज़ किया जाता है? जो आप देखते हो ना, जो मैंने आपको एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि लेटेस्ट वाई-फाई का कौन-सा प्रोटोकॉल है जो आप यूज़ करते हो? तो बच्चों ने बताया था कि सर हम डब्ल्यूपीए 3 का हम यूज़ करते हैं। तो जो WPA आपका 2 था, उसमें जो एन्क्रिप्शन यूज़ की जाती थी, वो आपकी एईएस एन्क्रिप्शन यूज़ की जाती थी, है ना? एईएस मैंने आपको बता भी दिया था, इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड बोल देते हैं। एन्क्रिप्शन हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो जो WPA2 है, उसमें हम एईएस का यूज़ करते हैं। और एईएस किस टाइप का प्रोटोकॉल है? सर ये हमारे पास सिमेट्रिक सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन का प्रोटोकॉल है। और चलो, आपका होमवर्क रहेगा कि WP3A में आप कौन-सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, ठीक है? कौन-सा एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हो, ये आपका एक होमवर्क रहेगा। बाकी इसके अलावा तो बाकी सारी चीज़ें ईज़ी हैं, बाकी मुझे लगता नहीं आपको बताने की ज़रूरत है, बाकी सारी आपको मैंने कन्वे की हैं कि बाकी जैसे फ़िशिंग के बारे में आपको बता दिया था, है ना? बाकी इसके अलावा मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की के बारे में कन्वे कर दिया था। फायरवॉल आपको मैंने बता ही दिया था। फायरवॉल 2 टाइप के होते हैं, जो इन सारी चीज़ों को कोई बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो चलो, अभी के लिए हम इसको यहीं पे रखते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन वर यूज़ वेबकैम, कि निम्नलिखित में किस अनुप्रयोग में वेबकैम का उपयोग किया जाता है? तो किस में हम यूज़ करते हैं वेबकैम का? जब हमें सर ऑनलाइन या फिर कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन करनी है, तो यहाँ पे देखो कौन सा बन जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, फेस टू फेस वीडियो। क्योंकि वेबकैम मैंने आपको बताया था, वेबकैम क्या होता है? जब आप कंप्यूटर के ऊपर बाहर से कोई अपना एक कैमरा अटैच करते हो, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? वेबकैम हम बोल देते हैं। तो वेबकैम हम यूज़ कब करेंगे? जब हमें लाइव कम्युनिकेशन करनी है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करनी है, या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी है ना? तो यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और ये किस टाइप का एग्जांपल आ जाता है? वेबकैम हमारा इनपुट डिवाइस आता है, याद रखना है हमेशा। ये टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आता है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको क्या करना है? आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट ओवरक्लॉकिंग ऑफ सीपीयू। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? किसके रिगार्डिंग? ओवरक्लॉकिंग ऑफ अ सीपीयू। तो एज पर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस। सेकंड दे रखा है, इट रिड्यूस इट्स लाइफ स्पैन। थर्ड दे रखा है, इट ओवरहीट द सीपीयू। और फोर्थ दे रखा है, इट ओवरकूल द सीपीयू। तो देखो, जहाँ पे भी
ओवर मतलब क्लॉकिंग होगी सीपीयू में, तो देखो नॉट ट्रू का मतलब आप समझते हो ना, नॉट ट्रू को हम क्या बोल देते हैं? अगर सिंपली बोलूँ तो इसको मैं बोलूँगा फॉल्स। बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो आप खुद बोलो कि जहाँ पे कोई चीज़ ओवर क्लॉक हो रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि पहाड़ी में अगर कोई बस चढ़ रही है, एक सिंपल पहाड़ी है, सीधी पहाड़ी है, और यहाँ पे अगर कोई बस चढ़ रही है ना, यहाँ पे कोई बस चढ़ रही है, तो इस बस को चढ़ने को ज़्यादा ताकत लगेगी, तो जैसे ज़्यादा ताकत लगेगी तो ये ज़्यादा क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। वही चीज़ हमारे कंप्यूटर के साथ होता है। अगर हमारा कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ज़्यादा उसके रिसोर्सेज यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं, तो हमारा सीपीयू क्या होता है? सीपीयू हमारा ओवरक्लॉकिंग करता है, और जैसे ओवरक्लॉकिंग करता है तो इससे क्या होता है? हमें हीट जनरेट होती है। तो अब आप खुद बताओ, जहाँ पे ओवरक्लॉकिंग की वजह से हीट जनरेट होगी, तो क्या वो ठंडा होगा? तो सर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा गलत आंसर, या फिर फ़ॉल्स क्या बन जाएगा? फ़ोर्थ यहाँ पे क्या बन जाएगा? गलत स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी। सारी चीज़ें आपने समझनी है, रटना कोई चीज़ें नहीं है। अब बुक्स में भी ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, पर आपको समझनी है सारी चीज़ें। कि क्यों इसको मैंने ये बताया, ये प्रैक्टिकल चीज़ मैंने आपको तब बताई कि गाड़ी आप समझते हो, जैसे आप गाड़ी को चढ़ाई में चढ़ रहे हो तो मतलब वो ओवर अपनी पावर लगा रही है चढ़ाई चढ़ने के लिए। जब वो ओवर पावर लगाती है तो वो हीट जनरेट करती है। जैसे ही वो हीट जनरेट करती है तो सीपीयू में भी ऐसा ही काम होता है, जहाँ पे सीपीयू से ज़्यादा काम लिया जाता है, ओवर क्लॉकिंग की जाती है, तो उसकी वजह से सीपीयू भी क्या होता है? गर्म होता है, तो वो हीट जनरेट करता है, ना कि ठंडा करता है सीपीयू को। इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी ये मैंने आपको बताया था, जब आप सीपीयू में क्लॉक की बात करते हो, तो क्लॉक को हम मेज़र किस में करते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ, किस चीज़ को मेज़रमेंट करेंगे? सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है, उसको आप हमेशा किस में मेज़र करते हैं? सर उसको हम गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, या फिर हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। गीगाहर्ट्ज़, या फिर गीगाहर्ट्ज़ नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा हर्ट्ज़, ठीक है? HZ लिखा होगा या तो हर्ट्ज़ करके लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सीपीयू के बारे में पूछी जाती हैं। बाकी अब चलो, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था कि ओवरक्लॉकिंग से हमारा सिस्टम गर्म होता है। तो जैसे हमारा सिस्टम गर्म होता है, उसको हमें ठंडा रखना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि आप हमें बताओ कौन-सा कंपोनेंट है जिसका आप यूज़ करते हो, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो आपके सीपीयू को, मतलब एक तरीके से ओवरहीट से बचाने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कंपोनेंट टू कीप्स द सीपीयू फ्रॉम ओवर क्लॉकिंग, या फिर ओवर हीटिंग कर देता हूँ यहाँ पे आपकी ईज़ी के लिए। ओवर हीटिंग, तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं कंपोनेंट? तो सर हम इसके लिए यूज़ करते हैं, या तो हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं, या फिर कूलिंग फ़ैन का यूज़ करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, हीट सिंक का यूज़ करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, कूलिंग फ़ैन का हम यूज़ करेंगे। जो पुराने सिस्टम होते हैं ना, या फिर जो काफ़ी मतलब हाई एंड प्रोसेसर वाले होते हैं ना, उनमें हीट सिंक यूज़ किया जाता है। क्योंकि हीट सिंक क्या करता है, जो भी सीपीयू की हीट है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे सीपीयू लगाया हो, ये आपका आ गया सीपीयू। सीपीयू के ऊपर ना यहाँ पे अलग से एक सिंक लगाई जाती है, ऐसे करके एक सिंक होती है। वो क्या करती है, जो भी सीपीयू से हीट आती है उसको क्या करती है, मान लेते हैं ये सीपीयू से हीट कुछ जनरेट हुई, येलो कलर में इसको मैं बना रहा हूँ। जो भी हीट जनरेट हुई, उसको ये क्या करते हैं, उसको ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, हीट सिंक ने, ये मेरा क्या है हमारे पास, ये मेरे पास सर हीट सिंक है। तो हीट सिंक ने क्या किया, जो भी हीट सीपीयू से आ रही थी हमारी, उसको इसने क्या किया, एब्ज़ॉर्ब कर लिया। एब्ज़ॉर्ब करने के बाद में इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक फ़ैन लगाया जाता है एक। इस फ़ैन के थ्रू क्या आती है, इसके ऊपर हवा आती है, ताकि हीट सिंक को भी क्या किया जा सके, ठंडा किया जा सके, कूल किया जा सके। सीपीयू से ये हीट कंज़्यूम कर लेता है, और ऊपर जो फ़ैन होता है वो क्या करता है, इस हीट सिंक की जो हवा होती है इसको बाहर फेंक देता है, मतलब गर्म हवा क्या कर देता है, वो बाहर फेंक देता है। इस तरीके से जो हमारा सिस्टम होता है उसको ठंडा किया जाता है। तो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है ना? बाकी देखो, ये सारी चीज़ें हमने बाकी तो डिस्कस की हैं कि सीपीयू में अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, अलग-अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर बार-बार मैं आपको बताऊँगा तो आप भी एक तरीके से हो जाएँगे। आप बोलेंगे सर ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा हमें पॉइंट अगर बताना चाहते हो वो बता सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में देख, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक आपने पढ़ ही ली हैं, तो अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो आप ये याद रखना कि हमारे पास ना एक, जब भी सीपीयू को पावर दी जाती है ना, ठीक है? उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? तो उसको उसको मैनेज करने के टर्म को हम क्या बोलते हैं? तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि फिल इन द ब्लैंक मैनेजेस, वो क्या करता है, मैनेज करता है, मैनेजेस पावर डिलीवरी किसके लिए, हमारा जो सीपीयू होता है, पावर डिलीवरी किसकी, हमारी सीपीयू की। इसको कौन मैनेज करता है? तो आप बोलेंगे सर इसको मैनेज करता है हमारे पास वीआरएम, और वीआरएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर
मॉड्यूल। ओके, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि काफ़ी हायर क्लासेस में बताया जाता है, या फिर अगर किसी को ईज़ी क्वेश्चन पूछना है पर कॉम्प्लेक्स पूछना है, तब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ डाले जाते हैं। ये जो आपके पास पावर दी जाती है सीपीयू को, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? तो उसको वीआरएम मैनेज करता है ना? सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी मैंने आपको एक हीट सिंक के बारे में बताया था ना, मैंने हीट सिंक बताया आपको। तो हीट सिंक बना किसका होता है? क्योंकि ये तो आपको पता है ना, सीपीयू का जो आपका कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपका एक तरीके से पीसीबी होता है, वो सिलिकॉन का बना होता है ना? पीसीबी किसका बना होता है? जो आपकी सिलिकॉन मटेरियल होता है उसका बना होता है। तो वैसे जो हीट सिंक होता है, उसके लिए या तो आप एल्यूमीनियम का यूज़ करते हो जो नॉर्मल है ना? अगर आपका नॉर्मल सिस्टम है उसके ऊपर हीट सिंक लगी है तो वहाँ पे आप एल्यूमीनियम देखोगे। और अगर काफ़ी महँगा है, बेसिकली वही मैंने आपको बताया था ना, जो चीज़ जितनी महँगी होती है, तो जितनी पावरफुल होती है उतनी वो महँगी होती है। तो जो महँगी है या फिर जो पावरफुल है उसमें आप कॉपर भी देखोगे। उसमें जो हीट सिंक होता है वो कॉपर का भी लगाया जाता है। तो दोनों अगर ऑप्शन में दिए होंगे, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया होगा, हीट सिंक किससे बनाया जाता है? तो एल्यूमीनियम से बनाया जाता है, पर ऐसा नहीं समझना कि कॉपर से नहीं बनता है। तो कॉपर से भी कई बार वो बनाया जाता है। तो दोनों यहाँ पे क्या बन जाएँगे? आपके राइट आंसर बन जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो जो आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। बाकी मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी थी। बाकी सिस्टम क्लॉक रह गया शायद यहाँ पे ना, सिस्टम क्लॉक नहीं यहाँ पे कवर हुआ है आपका, तो उसको आप नोट कर सकते हो। फिर हमारे पास सिस्टम क्लॉक होती है। सिस्टम क्लॉक के बारे में आपको बताया ही था। सिस्टम क्लॉक को कंट्रोल कौन करता है? बेसिकली क्रिस्टल ऑसिलेटर उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? या फिर इसको ऐसे नोट कर लेना, सिस्टम क्लॉक। तो ना यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, ऐसे कर लेना इसको। सिस्टम जो हमारे पास क्लॉक होती है वो क्या करती है? कंट्रोल की जाती है, इज़ कंट्रोल्ड बाय अ क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, जो आप साइंस में पढ़ते हैं ना ऑसिलेटर, बस वही होता है यहाँ पे कि सिस्टम क्लॉक को भी कंट्रोल किया जाता है क्रिस्टल ऑसिलेटर के द्वारा, जो किससे बना होता है? तो इसको आप लिख सकते हो, मेड ऑफ, किससे? क्वार्ट्ज से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? QUARTZ है ना, ये जेड है यहाँ पे लास्ट में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये आपने सिस्टम क्लॉक देख लिया, बाकी सीपीयू को कैसे हम पावर देते हैं, है ना? वीआरएम का हम यूज़ करते हैं, हीट सिंक क्या है, वो कौन से मटेरियल की बनी होती है, ये सारी सिस्टम की ही चीज़ें हैं पर इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने आपको कैशे के बारे में बताया था, कैशे हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? L1 कैशे होता है, L2 कैशे होता है और L3 कैशे होता है। जो हमारे पास कोर सीपीयू का कैशे होता है, वो कौन-सा होता है? L1 होता है। L1 का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का या फिर सीपीयू का कोर कैशे कौन-सी होती है? तो वो आपकी L1 होती है। ये भी आपने याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें आई होप हमने कर ही ली हैं डिस्कस। बाकी मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सीपीयू और मेन मेमोरी से जो बस कनेक्ट होती है उसको हम सिस्टम बस भी बोल देते हैं या फिर फ्रंट साइड बस भी बोल देते हैं। शायद हमने डिस्कस किया है, अगर नहीं किया तो आप नोट कर सकते हो कि जब हम बात कर लेते हैं कि एक ऐसी बस होती है, बस तो आपको पता है ना, बस को ही हम बोल देते हैं जो कंप्यूटर के अंदर जो हमने केबल्स यूज़ की होती है ना। अब केबल्स एक्चुअल में क्या होती हैं? ये बेसिकली जो आपकी मदरबोर्ड के ऊपर ना, जो मैंने से डायग्राम कल भी बताया था आपको डायग्राम, जो आपकी क्लासेस से पहले हुई थी। तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी कि जो हमारे पास अलग-अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या यूज़ की जाती हैं? एक वायर यूज़ की जाती हैं। अलग-अलग क्या की जाती हैं? हमारे यहाँ पे वायर यूज़ की जाती हैं। तो जो ये वायर्स होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? या फिर जो ये वायर्स होती है इसको आप क्या बोलते हो? आपने क्या दिया यहाँ पे? इसको कनेक्शन दिया हुआ अलग-अलग चीज़ों को। तो ये कनेक्शन आप देते हो तो कंप्यूटर में इसी कनेक्शन को बोला जाता है बस। तो जो आपकी बस होती है या फिर जो आपकी केबल्स होती हैं, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपके सीपीयू के। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बस होती है, जो कनेक्ट करती है किस चीज़ को? कनेक्ट करती है आपके सीपीयू को, किसके साथ कनेक्ट करती है? वो आपकी मेन मेमोरी के साथ, है ना? मेन मेमोरी आपको पता है ना, रैम। तो सिंपल रैम लिख दो या फिर मेन मेमोरी, जैसे आपको लिखना होगा आप नोट कर सकते हो। तो ऐसी कौन-सी बस होती है जो कनेक्ट करती है सीपीयू और रैम को? तो उसको हम बोल देते हैं सर, वैसे तो आप नॉर्मली क्या बोल देते हो उसको? सिस्टम बस बोल देते हो, पर कई बार ना एग्ज़ामिनर सिस्टम बस नहीं लिखता है, वो लिखता है वहाँ पे एमएफएसबी, है ना? एफएसबी हम किसको बोलते हैं? फ्रंट साइड बस को हम बोल देते हैं। फ्रंट साइड बस हम इसको बोल देते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पर एग्ज़ाम में रेलेवेंट बन जाती हैं। आई होप मुझे
शायद मुझे आइडिया है कि हमने इसको डिस्कस किया होगा, अगर नहीं किया है तो तभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जिन्होंने नहीं, जो स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। बाकी स्पीड वगैरह तो पता ही है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मेज़र करते हो, है ना? फ्लॉप्स के बारे में आप सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट बन सकती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करवा दूँगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लो। बाकी इसके अलावा कुछ और चीज़ मुझे माइंड में आएगी तो मैं आपको करवा दूँगा। जो आपको होमवर्क दिया है काइंडली आप उसको भी कमेंट करके मुझे बताएँगे कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, बाकी इतने एफर्ट लगते हैं, मेहनत लगती है एक-एक वीडियो बनाने के लिए, सोचने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, तो काइंडली जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, है ना? फिर अच्छा लगता है कि हमारी टीम होती है, उनको भी अच्छा लगता है कि सर कुछ तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, अदरवाइज़ तो वो मना ही कर रहे हैं कि सर क्लासेस रहने देते हैं। पर मैंने प्रॉमिस किया कि मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊँगा ही, वैसे मना तो कर रहे हैं सारे कि सर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी जो हमने प्रॉमिस किया उसको तो हम उसके ऊपर तो हम कायम ही रहेंगे। ओके, बाकी आपकी साइड से जो आप कर सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, है ना? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आगे किसी से करवा सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक क्वेश्चन दे रखा है डीडीएल फाइल। तो डीडीएल जो फाइल्स होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी हम इसको बोलते हैं। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको डीडीएल के बारे में एक थ्योरी भी लिखवाई थी, जिन्होंने नहीं लिखी है वो नोट कर सकते हो कि जो हमारे पास डीएलएल होती है जिसको हम डायनामिक लिंक लाइब्रेरी बोलते हैं, ये मैं नहीं लिखूँगा। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, फाइल फॉर्मेट है। फर्स्ट पॉइंट तो याद आता है। इसके अलावा आपने नोट करना है कि जो हमारे पास जो ये फाइल फॉर्मेट है वो क्या कंटेन करता है शेयर्ड कोड को। जो भी कोड होता है जो शेयर किया जाता है काफ़ी अलग-अलग प्रोग्राम के साथ, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? डीएलएल वो काम करता है। डीएलएल फाइल होती हैं शेयर्ड फाइल, तो शेयर्ड कोड बोल लो या फिर शेयर्ड डाटा बोल लो या फिर आप शेयर्ड रिसोर्सेज बोल सकते हो। ये कौन-कौन से रिसोर्सेज हैं जो मतलब जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा उसको क्या किया गया है, शेयर किया गया है। किसके साथ? अलग-अलग सॉफ्टवेयर के साथ या फिर आपके हार्डवेयर के साथ, जो आपके हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं वो किस-किस के साथ शेयर किए गए हैं कॉमनली। तो उस टाइप की फाइल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डीएलएल फाइल बोलते हैं। और इसको आप नोट कर सकते हो कि सर ये जो रिसोर्सेज होते हैं या फिर जो ये शेयर्ड कोड होता है या फिर डाटा होता है या फिर जो ये रिसोर्स होता है, ये सारा किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो लिखोगे यूज्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल प्रोग्राम्स इसको ये कहते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम आपस में एक ही टाइम पे क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। साइमल्टेनियसली वो क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर आपके पास एक कॉमन कोड है, उसका कॉमन डाटा है और कॉमन रिसोर्स है, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे मल्टीपल प्रोग्राम एक ही टाइम पे पूरे के पूरे कोड को, उस कोड के जो भी डाटा है, उस कोड के जो भी रिसोर्स है, उसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आप क्या देख रहे हो? इससे सर हमें ये पता लग रहा है कि इससे हमारी कोड कोड क्या हो रहा है, वो बार-बार रीयूज़ हो रहा है। एक कॉमन कोड है, तो एक कॉमन कोड अगर होगा किसी के पास, अलग-अलग प्रोग्राम अगर एक ही कॉमन कोड को यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होता है हमारे पास कोड रीयूज़ेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे कोड रीयूज़ेबिलिटी बढ़ती है, इससे क्या होता है हमारे पास जो सिस्टम होता है वो क्या बन जाता है? एफ़िशिएंट बन जाता है। तो देखो एक सिस्टम को एफ़िशिएंट बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? किया कुछ नहीं, बस एक छोटा-सा कॉमन आइडिया लगाया कि जहाँ पे हम हर एक प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी दे रहे हैं, है ना? अलग मेमोरी दे रहे हैं और हर एक प्रोग्राम को अपने-अपना कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत है, तो उनको हार्डवेयर भी अलग-अलग चाहिए, वो चाहिए। इससे बेटर हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म दे देते हैं, जहाँ पे कॉमन ही हम रख देंगे कोड, जो भी सारा कोड है उसको हम कॉमन कर देंगे और उसी कोड के लिए हम जो भी डाटा चाहिए होगा, उस डाटा को भी एक जगह लिख देंगे। उस डाटा और उस कोड के रिगार्डिंग जो भी आपको हार्डवेयर चाहिए, मान लेते हैं किसी को सीपीयू की ज़रूरत है, मान लेते हैं किसी को जो हमारे पास अलग-अलग डिवाइसेज़ होते हैं, एडर की ज़रूरत है, मान लेते हैं किसी को स्पीकर की ज़रूरत है, किसी को माइक इंटरफ़ेस की ज़रूरत है, मतलब जो भी रिसोर्सेज़ हैं, किसी को भी किसी की भी ज़रूरत है, उसको हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे कोलैब कर देंगे और जो अलग-अलग प्रोग्राम होंगे, वो अलग-अलग प्रोग्राम को पता होगा कि मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मुझे यहाँ पे इनको भेजनी है, उसके बिहाफ़ पे जो रिसोर्स होगा, वो मुझे वहाँ पे मिल जाएगा।
इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ये पता रहता है कि कौन-सा रिसोर्स है जो अभी यूज़ हो रहा है, तो मुझे अभी रुकना पड़ेगा। जैसे उसका रिसोर्स का यूज़ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है, वो उस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। ऐसे करके कुछ नहीं होता है, बस आपकी सिस्टम की जो रीयूज़ेबिलिटी है, वो बढ़ती है। बस वही लिखा गया है यहाँ पे कि डीएलएल फाइल स्टैंड फॉर डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, कि जब आपका कोड चल रहा होता है उस टाइम पे मल्टीपल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे देते हैं जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो चीज़ें जैसे इनको रिक्वायर्ड करनी है, जैसे उनको अलग अलग रिसोर्स यूज़ करने हैं इकट्ठे कंबाइन करके, तो वैसे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी देखो, एग्जीक्यूटेबल मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं जो हमारे पास विंडोज़ के अंदर, उसकी एक्सटेंशन पूछी जाती है, तो डॉट ईएक्सई हम उसको बोलते हैं। बाकी और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि जो हमारे पास विंडोज़ में मिसिंग डीएलएल एरर्स किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? तो मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पुट करूँ, बताऊँ, अगर मैं इन विंडोज़ बोलूँ कि जो विंडोज़ है उसमें अगर आपके पास मिसिंग है क्या चीज़, मिसिंग डीएलएल जो फाइल्स, ठीक है, या फिर डीएलएल एरर, ओके, मान लेते हैं कि आपके पास ये फ़ाइल पड़ी नहीं है, डीएलएल एरर की फ़ाइल है ही नहीं आपके सिस्टम के अंदर, तो ये किस चीज़ को प्रिवेंट करने का काम करता है? तो यूजुअली प्रिवेंट, तो ये प्रिवेंट किस चीज़ को करता है? सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक हमारे पास विंडोज़ में अगर मिसिंग है डीएलएल एरर फाइल्स, तो ये किस चीज़ को प्रिवेंट करने का काम करता है? तो आप बोलेंगे कि सर ये हमें प्रिवेंट करने का काम करेगा किस चीज़ को? एप्लीकेशन फ्रॉम लॉन्चिंग सक्सेसफुल, एप्लीकेशन फ्रॉम लॉन्चिंग सक्सेसफुल। ओके, इस चीज़ से वो क्या करता है, प्रिवेंट करने, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है हमारे पास? डीएलएल एरर की जो फाइल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उनको क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन पे हम आते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें चल पड़ती हैं, जैसे छोटी टर्म्स आती हैं, जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस आ जाती है। इसके अलावा टेक्स्ट फाइल के लिए मैंने आपको एक्सटेंशन बताई थी, डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन होती है उसकी। इसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको बताई थी जो इम्पोर्टेंट है, कि जो विंडोज़ रजिस्ट्री होती है वो क्या चीज़ स्टोर करती है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आप नोट करेंगे ही। जैसे एक टर्म मैंने आपको बताई थी रजिस्ट्री की, कौन सी? विंडोज़ रजिस्ट्री। तो इसके बारे में बताया जाता है कि विंडो रजिस्ट्री किस चीज़ को स्टोर करती है, तो आप लिखेंगे सर इट स्टोर्स, किस चीज़ को स्टोर करेगी, आप नोट करेंगे सर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इसके अलावा और क्या चीज़ें स्टोर करता है ये? सर जो हमारे पास एप्लीकेशन की अलग-अलग सेटिंग्स होती हैं, एप्लीकेशन की जो हमारे पास सेटिंग्स होती हैं। जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं ना, उसमें हम अपने बिहाफ पे कुछ सेटिंग अपनी रखते हैं, वो भी कौन स्टोर करता है? वो भी हमारे सिर्फ विंडो रजिस्ट्री वो क्या करती है, उसको स्टोर करने का काम करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। बाकी लो लेवल जो कोड होता है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था विंडो रजिस्ट्री का, जो आपके पास लो लेवल का जो कोड होता है वो भी कौन स्टोर करने का काम करता है? वो भी आपकी विंडो रजिस्ट्री स्टोर करने का काम करती है। बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि पीडीएफ, अगर हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्री की फ़ाइल्स की बात कर रहे हैं, तो पीडीएफ फाइल्स होती हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं, ज़िप फाइल होती है जिसको हम कंप्रेस करने का, मतलब अगर हमें किसी फाइल को कंप्रेस करना होता है तो हम ज़िप का यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन-सा सॉफ्टवेयर है या फिर ऐसा कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, मैनेज करता है, किस चीज़ को मैनेज करता है? जो भी हमारे सिस्टम में हार्डवेयर है, ओके, हार्डवेयर है, इसके अलावा जो भी हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, इसको कौन मैनेज करने का काम करता है? तो आप बोलेंगे सर इसको मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो भी हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इनको क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। बाकी अगर मैं बात कर लूँ कि हम यही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप मुझे बताओ कि जो कोर होता है लिनक्स का, कोर ऑफ लिनक्स, उसका नाम क्या होता है या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? तो सर उसको हम बोल देते हैं कर्नल। देखिए बार ये पूछा जाता है कि कर्नल इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ किसका? तो आप बोलेंगे सर वो लिनक्स का। जो भी आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं ना, उसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलता है, फिर जो एंड्रॉयड बना ही है, वो भी किसके ऊपर बना है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के? लिनक्स के ऊपर ही वो बना है। सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। बाकी कोर ऑफ लिनक्स आ गया, इसके अलावा हमने जैसे फैट के बारे में पढ़ा हुआ,
हमारे पास क्या होते हैं, अलग-अलग टाइप ऑफ फाइल सिस्टम्स होते हैं, है ना? फाइल सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो फाइल सिस्टम में आप पढ़ लेते हो, एक फैट पढ़ लेते हो, इसके अलावा आप एनटीएफएस पढ़ते हो, ठीक है? फैट32 एनटीएफएस, फैट को हम बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, फिर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसको बोलते हैं एनटीएफएस को। तो सारी चीज़ें ये हमने डिस्कस की हुई हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ चीज़ें बचती हैं तो वो भी आप नोट कर सकते हो। जैसे एक टर्म हमने पढ़ी थी कि शॉर्टकट कमांड किसके लिए? टास्क मैनेजर की मैंने पूछी थी आपसे, या हमने डिस्कस की थी, तो मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप एस्केप का यूज़ करते हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की का आप यूज़ करते हो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। तो ऐसे करके सारी चीज़ें चलती हैं, तो उनको आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा और कुछ चीज़ें बचती हैं तो उनको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको कैसी लग रही है क्लासेस? क्या फीडबैक देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। बाकी इसके अलावा और किसी को कोई डाउट आपके मन में कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जिसको ऐसे ही अच्छा लग रहा है पढ़ने के लिए तो ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखने के लिए बोल सकते हो। जिनको ऐसा लगता है कि सर आप सिंपली क्वेश्चन क्वेश्चन करवाएँ और उनको टिक करके आगे प्रोसीड कर दें, तो हम वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस अपना एक फीडबैक नीचे दे देना कि आपको कैसे चाहिए। प्लस जो आपको होमवर्क दिया है काइंडली आप उसके बारे में ज़रूर उसको कमेंट किया करो। ऐसा मत सोचा करो कि 1-1 घंटे के लेक्चर हो जा रहे हैं। बनाने के लिए भी टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, है ना? तो बस आप उसे एफर्ट का थोड़ा-सा एक मान रख के ही, है ना, क्या करो उसको पूरा देखा करो एटलीस्ट। और जो आपको होमवर्क दिया जाता है ना, बस आप फ़ोकस रखेंगे जो आपको होमवर्क दिया है ना, उसको आप काइंडली ज़रूर नीचे से कमेंट करें। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं कि टाइम वेस्ट होगा, ये होगा, टाइम कभी वेस्ट नहीं होता है। सिर्फ़ 5 मिनट लगते हैं एक चीज़ को सर्च करने के लिए। आप उसको सर्च करो, बस उसको एक हल्का-सा कमेंट कर दो, ताकि इन फ्यूचर जैसे आप कभी फिर से दोबारा भी देखोगे, फिर से वही चीज़ आप पढ़ोगे, तो आपको पता रहेगा आपने इसे यहाँ पे कमेंट किया है, और उस केवल लिखी गई चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू सुनी हुई चीज़ें। तो सारी चीज़ें जो आपको होमवर्क दिया दिया जाता है, तो काइंडली आप उन चीज़ों को भी देख लें। ओके, हाँ, टेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।